हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम हड़प्पा सभ्यता है। हम लोग इसको एक एक स्टेप को बारीकी से जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके भी पार्ट 1 वीडियो है, इसके बाद और सारा कई पार्ट्स का आएगा जो आप लोग के यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है और इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हम लोग बहुत नाम से इसको जानते हैं। आखिर मेरे इतिहास में सबसे पहले चैप्टर जो है यही क्यों बनाया गया। देखिए, आज से लगभग जब हमारे लगभग 50 साल 60 साल पहले देखिएगा तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिली थी। इतिहासकर्ता लोग इतिहास माने जिसको बोलेंगे हम लोग पुरातत्वविद्ता, वो इतिहास में लगे हुए थे इसकी खुदाई करने में। कुछ दिन के बाद कुछ इतिहासकार ने इसकी जानकारी प्राप्त की, लेकिन अधूरी जानकारी थी। तो मेरे इतिहास में भारत के इतिहास जो बनाया गया था, प्राचीन इतिहास सबसे, उसको वैदिक काल से बनाया गया था। वैदिक काल से शुरुआत किया गया था। हम लोग मानते थे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वैदिक काल है। बाकी और सभी देशों का प्राचीन सभ्यता बहुत विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। सेम एज लाइक वैसा ही मेरा भी सभ्यता इसके पहले मानते थे हम लोग वैदिक काल, वैदिक सभ्यता, वैदिक काल उसको मानते थे। लेकिन जब इतिहासकार पुरातत्वविद यानी कि इतिहासकार ने इसको खोज के निकाले तो हम सबसे प्राचीन भारत की सभ्यता मानते हैं जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स हैं पढ़ने के लिए, और वो हमारे इंटर क्लास के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एक एग्जाम में 1 2 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है, और आपका बोर्ड एग्जाम में करीब करीब 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से रहने वाला है। हम लोग काफ़ी उसको डीप में स्टडी करेंगे। जैसे पढ़ने से, इतिहास से स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि इतिहास है क्या, इतिहास को किसने खोजा, इतिहास आखिर क्यों पढ़ते हैं, लाइफ में मेरा उसके क्या रिलेशन है, इन सब चीज़ को जानकारी इस वीडियो के तहत हम लोग करने वाले हैं। इतिहास, कुछ लोग का कहना है कि बीती हुई कहानी को डिफाइन करते हैं, कि बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं, बट ये तो बच्चों की क्लास हो गई ना, बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं। हम लोग इसको अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे, जैसे कि मानते हैं, इसको अपने तरीके से बोलेंगे कि इतिहास सामाजिक विज्ञान का वह भाग है। इतिहास सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जिसके अंतर्गत अतीत में घटित हुई घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को इतिहास कहेंगे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जैसे इतिहास सामाजिक विज्ञान का वह भाग है, इतिहास सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जो अतीत समय में घटित हुई घटनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को इतिहास कहेंगे। इसके कई सारे पहलू हैं, यानी कि घटना है, जिसे इतिहास के मुख्य रूप से हम लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए 4 क्वेश्चन करेंगे। कब, क्यों, कहाँ, कब, क्यों, कहाँ और कैसे। ये 4 को डिफाइन कर लिए इतिहास, तो समझिए सारी स्टोरी हमारी कैसे जाने वाली है। इसको कई टाइप में बांटा गया, डिफाइन किया अलग अलग। इसको मुख्य रूप से इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इससे पहले का इतिहास को बोलते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद दूसरा बोलते हैं अधैतिहासिक काल, तीसरा बोलते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? वे इतिहास जिसकी लिखी हुई कहानी प्राप्त ना हो, जिसका कोई साक्ष्य मुख्य रूप से लिखित ना हो, उसे क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। अधैतिहासिक काल वैसी कहानी जिसकी लिखित हुई साक्ष्य हो लेकिन पढ़ा ना जाए, उसको बोलेंगे अधैतिहासिक काल, जिसमें हमारी हड़प्पा सभ्यता पढ़ने वाले हैं हम लोग उसको। फिर ऐतिहासिक काल जो होता है वैसा घटना जिसका लिखा हुआ साक्ष्य और सही से उसे पढ़ा जा सके, उसको बोलेंगे ऐतिहासिक काल। अब हम लोग जो उधर पढ़े थे प्रागैतिहासिक काल 3 प्रकार से आएगा, अधैतिहासिक काल 2 प्रकार से आएगा, फिर उसके बाद ऐतिहासिक काल 3 प्रकार से आएगा। उसमें पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, 9 पाषाण काल पढ़ेंगे हम लोग। फिर यहाँ से पढ़ेंगे अधैतिहासिक काल में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे। फिर ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास, प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास, आधुनिक इतिहास। ये तीनों को स्टडी करना है जो हमारे 12th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, जिसको आपको लिखा हुआ मिलेगा ईंट, मणके तथा अस्थियां। उसमें लिखा हुआ होगा ईंट, मणके तथा अस्थियां। इसी चैप्टर को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसमें कहानी हमारी मुख्य रूप से पढ़नी होती है, एनसीईआरटी के मान के चले तो 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700-1800 ईसा पूर्व कहानी बताता है लगभग। अदर बुक्स को हम लोग मान के चले तो उसमें कहानी पढ़नी होती है, रियल इसकी स्टोरी जो है
2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच की जो घटना है, इसको हम हड़प्पा सभ्यता मानते हैं। 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व की बीच की घटनाक्रम को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के अंदर स्टडी करते हैं, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़कर अपने प्राचीन भारत के इतिहास को जानते हैं। काफ़ी विकसित है, पूरे विश्व में सबसे विकसित और सबसे शिक्षित और सबसे सुयोजित सभ्यता जो है वो अपनी भारत की सभ्यता है, इस पर शान होनी चाहिए। दूसरी बात है, प्राचीन तो सबसे नहीं है, बट भारत के लिए सबसे प्राचीन है। और ये चीज़ में कह सकते हैं कि प्राचीन इतिहास में सबसे विकसित, सबसे सुशोभित और सबसे, जिसको डेवलप भी इंग्लिश में बोल सकते हैं हम लोग, या सबसे ज्ञानी भारत रहा है। इसीलिए तो आज भी भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, क्योंकि भारत ने सबको सिखाया है, सबको समझाया है, प्राचीन समय से लेकर आज तक, आज भी वही काम करता है। आज हम लोग देखेंगे, स्टार्ट करते हैं और कहानी वहाँ से अपना, जो इतिहास के लिए थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। इतिहास हम लोग स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि थोड़ा उसकी में और कहाँ हम लोग अभी पहुँचे हुए थे। इतिहास के टाइप्स पढ़ लिए ना, इतिहास के टाइप्स देखिए। अगर इसकी जानकारी आप लोग डीप में लेना चाहते हैं, इससे भी डीप, तो क्लास ज्वाइन कीजिए। अगर क्लास ज्वाइन नहीं करना है तो मेरा एक टेलीग्राम है, उस ग्रुप में जुड़कर वहाँ से PDF कैच कर सकते हैं और PDF के थ्रू जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मौके के लिए केवल लेक्चर थ्रू प्रोवाइड करा सकते हैं, बाकी कोई तो सुविधा है नहीं। मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, इसके चलते मैं अपना कुछ खास चीज़ इंपॉर्टेंट शेयर करूँ, बट जो भी है बेटर है। मौके की हम लोग लेक्चर को पूरा अपना इतिहास कवर करेंगे, प्राचीन से लेकर मध्यकाल, मध्य के बाद आधुनिक का भी। उसके बाद हम लोग ये भी कैच करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947, यानी कि 1947 के बाद जो मेरा इतिहास रहा है उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे इसी वीडियो के थ्रू। तो थोड़ा हम लोग एक बार बैक में आते हैं और एक चीज़ को स्टडी करते हैं हम लोग कि ये सब इतिहास, इतनी प्राचीन समय जो घटना घटी है, इनके बारे में टाइमलाइन, जिसको लिखा हुआ साक्ष्य पढ़ा नहीं गया है, तो उसकी टाइमलाइन कैसे पता किए हैं कि इतना दिन पुरानी वस्तु है, उसकी एक शोधते हैं। एक मेरी सिस्टम है जिसको बोलते हैं पद्धति, वो उसका नाम है कार्बन 14 पद्धति, या उसको रेडियो एक्टिव पद्धति भी कहते हैं। C14 पद्धति भी कहते हैं, कार्बन 14 पद्धति भी कहते हैं, रेडियो एक्टिव पद्धति भी कहते हैं। इसका मुख्य रूप से काम क्या होता है कि इसमें कार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक C12 और एक C14। किसी भी इंसान की बॉडी में कार्बन की, इंसान ह्यूमन्स हो, लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, अगर अर्थ पर है तो उसके अंदर कार्बन की मात्रा तो है, तो उसमें टाइमिंग चेक किया जाता है। C14 की मात्रा कंस्टेंट रहती है और C12 की मात्रा जो होती है उसको दिन पर डिपिंग होते चल जाता है, तो उसके बीच का डिस्टेंस देखा जाता है कि C14 और C12 के बीच में कितना डिस्टेंस पाया जा रहा है। अगर उनके डिस्टेंस की पुरातात्विक मुख्य रूप से काम जो है पुरातात्विक वेद लोग का काम है, वे इनके बीच का टाइमिंग निकालते हैं और टाइमिंग निकाल करके बता देते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं उसके बीच की कितना डिस्टेंस है, और उससे पता कर लेते हैं कि कितने साल वस्तु पुरानी है, और हमको पता चल जाता है। इसका अर्ध आयुकाल जो होता है वो लगभग 5430 वर्ष, लगभग 5430 वर्ष मानी जाती है। और अर्ध आयुकाल इसकी ये है कार्बन C14 का। आप मेरे नोट्स में देखिएगा तो अच्छे से उसको लिखवा दिए हैं और उसको वहाँ से कैच कर लीजिएगा, लगभग कहानी है इसका। इसमें एक और चीज़ होती है, एक ईसा पूर्व हमको पढ़ना है और ईस्वी पढ़ना है। तो देखिए, जैसे आप बचपन में पढ़ी होगा संख्या रेखा, उसमें ईसा पूर्व भी है और ईस्वी है, तो हम उस संख्या रेखा पर समझेंगे। देखिए, जो उसमें संख्या होती है एक बीच में जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग 0। उसके राइट साइड हम लोग बढ़ते हैं तो बोलते हैं पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड बढ़ते हैं तो नेगेटिव नंबर बोलते हैं। तो राइट साइड को हम लोग बोलेंगे ईस्वी और लेफ्ट साइड वाले को बोलेंगे ईसा पूर्व। देखिए, ईसा पूर्व का टाइमिंग पता नहीं है कि कितना पुराना है, लाखों करोड़ों वर्ष, अरबों वर्ष, 14 अरब वर्ष पहले मानते हैं हम लोग धरती पर सूर्य क्या बोलते हैं ना, उसका ब्रह्मांड का निर्माण 14 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड का निर्माण होता, तो उसका टाइमिंग मैंने समझो कि हम ज़्यादा टाइम को कंट्रोल नहीं करते। लेकिन हाँ, ईस्वी की जो बात है, ईस्वी जो आ रही है ना, ये हमको फिक्स है, मात्र अभी 2023 चल रही है ना, तो 2023 तक ही गई है। इधर प्राचीन समय लाखों करोड़ों वर्ष प्राचीन जो बीत गए हैं, वो वहाँ से वो टाइम जो चलता है घटते क्रम में आते हैं। जैसे 2000 के बाद आएगा 1900, 1800, 1700, 1600, ऐसे करते करते आएगा 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, फिर 99 करते करते आएगा 10 पर, 10 के बाद 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 के बाद 0 नहीं होता है, क्योंकि टाइम को कभी 0 नहीं माना गया। फिर एक ईसा पूर्व को एक बार ईसा पूर्व में गिना गया है और फिर उसी को एक बार ईस्वी में गिन लिया गया, यानी एक को 2 बार काउंट किया गया है, एक ईसा पूर्व में और एक ईस्वी में। टाइम को कभी 0 नहीं माना गया है, ना कहीं मान सकते, क्योंकि समय रुकने वाला नहीं है। गाड़ी बस नहीं कि ब्रेक लगा दो रुक गई, समय है, समय कभी 0 नहीं होता है, ये अपना आगे की तरफ बढ़ते रहता है।
फिर वहाँ से एक ईसा पूर्व हो गया, एक ईसा पूर्व के बाद 2 ईसा पूर्व या 2 के 3 ऐसे करते करते हमारी समय आगे की तरफ बढ़ते जा गई और 2023 ईसा पूर्व तक हम लोग पहुँच चुके हैं। इसमें एक बीच की कहानी है। ईसा मसीह जो क्रिश्चियन के गुरु हैं, उनका जन्म माना जाता है 3 ईसा पूर्व को, 3 ईसा पूर्व को माना जाता है। उनकी मृत्यु 30 ईस्वी को माना जाता है। आई मीन कहने का अर्थ हुआ कि जब से वो जन्म लिए तब से ईस्वी हो गया। ईसा मसीह थे तो ईस्वी हो गया, नहीं थे तो ईसा पूर्व था। यानी ईसा के पूर्व के टाइम ईसा मसीह नहीं थे तो उनके ईसा पूर्व बोलेंगे, और आ गए तो ईस्वी बोलेंगे। इंग्लिश में उसको हम एडी और बीसी के नाम से भी जानते हैं। एडी कहने का अर्थ आफ्टर डेथ, बीडी कहने का बिफोर क्राइस्ट, बिफोर के आने के पहले। इसलिए बीसी बोलते हैं ईसा पूर्व को, एडी बोलते हैं ईस्वी को। एडी मीन्स कहने का अर्थ हुआ आफ्टर डेथ, यानी मर जाने के बाद, तो ईस्वी हो गया। अब बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट आने के बाद, इनका नहीं करता ईसा पूर्व हो गया। ये टाइमिंग उनका, ऐसे हम लोग याद करते हैं। तो सब बाकी क्लास में और सारा हम देखेंगे तो वहाँ बहुत सारी चीज़ कैच हो जाएगी हमारी। बट थोड़ा स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर हम यहाँ हड़प्पा सभ्यता। देखिए हड़प्पा सभ्यता का अब थोड़ा हिस्ट्री को स्टार्ट करता हूँ। इसमें क्या होती है कि मुख्य रूप से कि हिस्ट्री पढ़ने के लिए प्राचीन का घटना होता है। इसकी कहानी हम लोग पढ़ेंगे 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 तक की कहानी को कैच करेंगे। और साथ में इसमें चीज़ भी देखेंगे कि इतिहास की कितने महत्वपूर्ण हमारी भूमिका रही हुई है, और वहाँ के लोग किस सामाजिक जीवन, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, पहनना, संस्कृति कैसा, पहनावा ओढ़ावा जिसको बोल सकते हैं, संस्कृति कैसा था, हम लोग से विकसित था या हम लोग से कम विकसित थे, या और सब उस समय के जो सभ्यता के लोग थे उनसे कैसे थे। इन चीज़ को हम लोग कंपेयर करें। देखो यार, हिस्ट्री पढ़ने से पहले लाइफ कंपेयरिंग, लाइफ को अपने लाइफ में उससे कंपेयर करा करेंगे। भले अतीत है लेकिन हम लोग भविष्य नहीं, वर्तमान में उसको कंपेयर करेंगे और भविष्य के लिए थिंकिंग करेंगे। ऐसी कंडीशन होती है तो उसको कैसे हम लोग हैंडल करने वाले हैं, तब समझ में आने वाली हिस्ट्री, अदरवाइज नॉट पॉसिबल यार। तो इतिहास में एक होते हैं हमारे चार्ल्स मेंस उसको बोलते हैं चार्ल्स मेंस, जो 1826 में क्या करते हैं कि घुमाई फिराई के दौरान हड़प्पा सभ्यता के इलाके से गुजरते हैं तो उनको बहुत सारे ईंट दिखाई देते हैं, और ईंट देखकर उनको लगा, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर यहाँ इतना ईंट आया कहाँ से। तो ईंट को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वहाँ पे खुदाई खुदाई कुछ करते हैं, कुछ ईंट निकालते हैं, देख लगता है कि किसी के घर दब धस गया है। पूरी खुदाई नहीं कर पाते लेकिन वो ईंट निकाले, वहाँ से ईंट के बारे में जानकारी दी है। उनके बाद एक आते हैं हमारे चार्ल्स बंधु विलियम, इनका बोला, जो 2 भाई होते हैं जिनका नाम होता है वर्टन बंधु विलियम, वर्टन बंधु जॉन विलियम। उनका नाम होता है वर्टन बंधु जॉन विलियम। यार करेक्ट नाम, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है, बट इस टाइम उनका नाम है, कुछ इंडियन तो नाम है नहीं कि शॉर्टकट हम नाम रख देंगे उसका। तो वे 2 व्यक्ति होते हैं, दोनों भाई के रूप में कार्य करते हैं। वे रेल के ठेकेदार होते हैं। वे क्या करते हैं कि वहाँ से ईंट को निकाल करके, बहुत ईंट निकल रही थी, तो वे वहाँ से ईंट को निकाल करके ऐसे अनुमान किए कि हमारे लाहौर से लेकर के पाकिस्तान का जो लाहौर है वहाँ से लेकर के एक हमारे कजाकिस्तान इलाका पड़ता है, वहाँ तक रेल पटरी बिछाई जा सकती है, जिसकी दूरी करीब 100 किलोमीटर थी। और वहाँ से ईंट निकाल कर बिछवाए भी वे लोग। बिछवाने के बाद वहाँ से रेल पटरी तो लग गई, लेकिन ये थोड़ा सा उस पर डिस्कस किए कि आखिर ईंट कहाँ से आ रही। बाकी ज़्यादा खोज पड़ताल उनको नहीं, ये दूसरे व्यक्ति थे। तीसरे मेरे व्यक्ति जो आते हैं, इनका नाम होता है अलेक्जेंडर कंगिनम। तीसरे जो व्यक्ति आते हैं मेरा अलेक्जेंडर कंगिनम आते हैं, जो कि इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। और ये देखिए, इतिहास की जानकारी प्राप्त करने में इनकी रुचि बहुत अधिक होती है, लेकिन संयोग बस इनको उतना फैसिलिटी न मिल पाई, जिसके चलते इतिहास के इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में सब चीज़ खोज ना पाए। लेकिन फिर भी इनकी रुचि बहुत अधिक हुआ करती थी कि इसके बारे में जानकारी प्राप्त हम करें। और अंततः 56 के करीब करीब तो ये आए थे वहाँ पे, लेकिन जाके 85 में, 1885 में एक मोहर खोजते हैं वहाँ से, जो हड़प्पा सभ्यता का मोहर होता है, जी मोहनजोदड़ो में मिला होता है। वही मोहर पर वो क्या बोलते हैं हम, उसका नाम है जो इनके सिंह होता है, यार उसका नाम मैं मिस कर रहा हूँ अभी, थोड़ा सा सॉरी इसके लिए, बट सांड बोलेंगे उसको, सांड, सॉरी मिस कर रहा था। बुफैलो भी उसको बोलते हैं। इसके 2 सिंह होता है, और 2 सिंह वाले उसके एक मूर्ति होती है उस मोहर पर। और उसे कंपेयर, वो मोहर जो था वो प्राचीन समय के लोगों के सिक्के के रूप में काम आता था, और चीज़ व्यापार भी उससे किया करते थे। और मोहर का प्रयोग और रूप में किया जाता था, क्योंकि क्या करते थे वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के लोग कि किसी वस्तु को सील पैक, जैसे हम लोग पैक करके उस पर एक रेड कलर की चिपका देते हैं ना, सेम वैसा ही वे हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने वस्तु को व्यापार जब करते थे, दूसरे यहाँ भेजने के लिए वस्तु को पैकिंग करने के बाद उस पर एक मोहर लगा देते हैं। उस मोहर से इंडिकेट होता था कि वस्तु कहीं खुली नहीं गई है, इसका दुरुपयोग नहीं किया गया। ऐसा मोहर का प्रयोग लोग करते थे, बहुत जगह मोहर बनती थी वहाँ पे।
तो ये व्यक्ति वहाँ से बता देते हैं और हमारे जो होता है 1902 में अब एक भारत के दूसरे पुरातात्विक वेदा, अब पुरातात्विक वेदा चुना रहे हैं ना, इसको हम आईएएस नहीं एआईएस चुनेंगे। उनका मुख्य रूप से काम होता है, भारतीय पुरातात्विक वेदा कहते हैं उनको, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण भी कहते हैं। जो मुख्य रूप से करते क्या है कि भारत के इतिहास जो होता है उसके बारे में रिसर्च करते हैं लोग। तो इनकी एक टीम बनती है और टीम बना करके उस एरिया को पूरा सील कर देते हैं और सील करने के बाद वहाँ सभी अपने टीम को बहाल करते हैं। कुछ मजदूर क्लास के भी लोग होते हैं, उसकी खुदाई करते हैं। खुदाई करने के बाद उसमें एक हमारे होते हैं इतिहासकार, जिसका नाम होता है दयाराम जिनका नाम होता है दयाराम साहनी, जो मुख्य रूप से 1921 में एक सबसे शहर जो होता है इसका नाम होता है हड़प्पा, उसकी खोज करते हैं। और लगे हाथ उनके साथ एक और टीम में होते हैं व्यक्ति जिनका नाम होता है आर डी बनर्जी यानी कि राखल दास बनर्जी। वे 1922 में एक मोहनजोदड़ो नाम के वहाँ शहर होता है, उन शहर को खोज करते हैं। उसके बारे में जानकारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और एक दूसरे संबंध के साथ इन सब चीज़ की जानकारी प्राप्त करके वे लोग बता देते हैं। और उसमें ये बात बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे बड़ी बस्ती है यही दो है। बाद में पता चलता है अंततः इतिहासकारों को कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी जो बस्ती है वो मुख्य रूप से दो ही है, जिसमें एक सबसे बड़ी बस्ती का नाम बताया गया मोहनजोदड़ो और दूसरी नाम होती है हड़प्पा हड़प्पा। इसी हड़प्पा सबसे पहले हड़प्पा का खोज हुआ था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। और जितने सारे बस्ती बसी हुई थी वहाँ से एक नदी निकली जिसका नाम सिंध नदी था, सिंध नदी किनारे सारी बस्ती को बसाई गई थी, इसलिए उसको सिंध घाटी की सभ्यता कहते हैं। मैंने उसका नाम अलग अलग, हम सबको उसको डिस्कस करेंगे, किसी क्लास में डिस्कस करेंगे, आप लोग उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। दूसरी बात है कि हम पहले यहाँ से जो स्टार्ट जो कहानी की है उसको थोड़ा खत्म कर ले, फिर बाद स्टेप बाई स्टेप हम सब चीज़ देखेंगे। इसकी बहुत चीज़ देखना है, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति देखना है, इसके रहन सहन संस्कृति देखना है, ये दूसरे देश से व्यापार इसके कैसे संबंध था, यहाँ के लोग के कल्चरेशन कैसे थे, इनके साइंस टेक्नो में कितना डेवलप हुए थे, इनका विनाश हुआ तो कैसे हुआ, इस सब चीज़ को हम देखने वाले हैं, इसी वीडियो के थ्रू देखेंगे। बहुत डीप में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये 1921 में हमारे जो दयाराम साहनी होते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज करते हैं, हड़प्पा नगर की खोज करते हैं। हड़प्पा नगर की 1921 में खोज करते हैं, जिनको पाकिस्तान में आजकल हम लोग मानते हैं, जो मुख्य रूप से रावी नदी के किनारे पे है। कहाँ किनारे, किसकी नदी किनारे है? रावी नदी के किनारे स्थित है। और एक सतलज नदी बहती है, तो सतलज नदी के बगल में क्वेश्चन दो टाइप से पूछता है हमारे एग्जाम में कि हड़प्पा नगर जो है किस नदी के किनारे है, तो रावी बोलेंगे। किस नदी के बगल में है, तो सतलज बोलेंगे। मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे हैं, तो सिंध नदी के किनारे है, जो सबसे बड़ा है। और हड़प्पा सभ्यता का राजधानी के रूप में इसी दो नगर को जानते हैं हम लोग, एक हड़प्पा को और एक मोहनजोदड़ो को। इसमें सबसे हड़प्पा के कुछ विनाश हो गया था, इसके चलते हड़प्पा को हम लोग राजधानी न मान करके मुख्य रूप से हम लोग मोहनजोदड़ो के ही मान के चलते हैं, लेकिन दोनों राजधानी नगर के रूप में प्रचलित है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो को हम लोग क्या जानते हैं, किस नाम जानते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता की राजधानी के रूप से जानते हैं। मैंने हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कहते हैं मोहनजोदड़ो को, जहाँ पे सब चीज़ उपलब्ध था, बड़े बड़े बाजार जो लगाया करते थे लोग, बहुत विकसित यहाँ पे थे। यहाँ पे बहुत सारे नगर को विकसित कराया गया था, इसमें हड़प्पा सभ्यता था, मोहनजोदड़ो था, लोथल था, कालीबंगन था, चुनजोदड़ो था, बनावली था। इस सब जगहों कहाँ कहाँ से मिला हुआ, इन चीज़ को हम देखेंगे। ये भारत में विश्व में मुख्य रूप से 3 देश में फैला हुआ था। एक बोल सकते हैं भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा अफगानिस्तान। यही 3 देश में फैला हुआ था हड़प्पा सभ्यता। और सबसे अधिक जो बस्ती मिली हुई है हमारी भारत की, वो गुजरात शहर से मिली है। और भारत में भारत से मिली है और कुछ बस्ती पाकिस्तान से मिली है। अधिकांशतः बस्ती हमारे भारत में है, कुछ पाकिस्तान में और कुछ बस्ती लगभग 10% बस्ती जो हमारी है वो अफगानिस्तान वाले इलाके में पाया जाता है। तो इसको थोड़ा हम चौहद्दी देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस किस देश में कहाँ कहाँ से फैला हुआ है। तो इसके उत्तर साइड देखते हैं तो हमारे जम्मू कश्मीर का इलाका आता है। यहाँ पे एक मंडा शहर है, वो मंडा जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और वो मंडा उत्तर में पड़ता है। और वहाँ से वहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम हम लोग रखे हैं रावी नदी, सॉरी चनाब नदी। जो जम्मू कश्मीर के हैं उसको चनाब नदी बोलते हैं, सॉरी मिस हो गया था, चनाब नदी बोलते हैं। और एक दक्षिण में है, दक्षिण में हमारे जो आते हैं दईमाबाद, जो कि महाराष्ट्र इलाका है ना, महाराष्ट्र इलाके में पड़ता है दईमाबाद। यहाँ से एक नदी हमारी बहती है, गोदावरी नदी बहती है, हाँ गोदावरी नदी बहती है, गोदावरी नदी वहाँ से बहती है दईमाबाद से। उसके किनारे बसा हुआ है दईमाबाद शहर, वहाँ इसकी अंतिम सीमा है हड़प्पा सभ्यता की, दक्षिण वाले इलाके में। और पूर्व वाले इलाके हमारे जो हैं, पूर्व वाले इलाका एक पड़ते हैं यूपी वाले इलाके में, जिसका नाम हम रखते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर वहाँ भी एक नदी बहती है, इसको हिंडन नदी कहते हैं। कौन नदी कहते हैं? हिंडन नदी कहते हैं। और दक्षिण वाला इलाका जो है हमारा, दक्षिण वाला इलाका पड़ता है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में उसका नाम वहाँ का है
कोगुंडार, सुत कोगुंडार, थोड़ा नाम अजीब है यार, सॉरी। बस वही नाम है उसका, अफ़गानिस्तान का है। और वहाँ पे एक नदी बहती है, जिस नदी का नाम है दशक नदी। दशक भी कुछ लोग कहता है, कुछ दारक भी कहते हैं, बट दारक सही नहीं है, दशक सही नदी है। और ये इसकी शेप जो मिलाइएगा मैप में देखिएगा ना, तो एक त्रिभुज के आकार का बन जाएगा। और इसलिए पूछता है हड़प्पा सभ्यता की बस्ती किस आकार के लिए त्रिभुज का आकार बोलते हैं। आप क्लास में होते तो शायद मैं बोर्ड पर ड्रॉ किया कर देते हैं, या मेरे पास अभी बोर्ड यहाँ बोर्ड अवेलेबल था, बोर्ड पर ड्रॉ कर देते हैं। आप देखिएगा इसको उत्तर में हमारा फिर से रिकॉल करते हैं। उत्तर में पड़ता है मंडा, दक्षिण में पड़ता है दहिमाबाद, पूर्व में जो पड़ता है हमारा आलमगीरपुर, दक्षिण में पड़ता है सुरगुंडा पड़ता है। राज्य के नाम पूछेगा तो उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में महाराष्ट्र, और पूर्व में यूपी, और दक्षिण में बलूचिस्तान। इसकी त्रिभुजकार शेप बनती है। कैसी शेप बनती है? त्रिभुजकार बनती है। और कुल इसकी हम क्षेत्रफल को मापेंगे, हड़प्पा सभ्यता के कुल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। हड़प्पा सभ्यता के कुल क्षेत्रफल मापेंगे तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जो कि प्राचीन समय के सबसे सभ्य सभ्यता है। इसके इस सभ्यता इतना प्राचीन का किसी के पास सभ्यता इतना सभ्य नहीं थी। यहाँ पे बस्ती जो बसी हुई थी लगभग माना जाता है कि 1400 के, यहाँ की बस्ती जो है लगभग 1400 के आसपास बसी हुई है, जिसमें लगभग समझिए कि 1000 के आसपास जो बस्ती है ना, 900 में अनुमान रखते हैं कि 60-70% बस्ती सिर्फ भारत में है। बाकी अगर 60% लिए तो 30% ले लो पाकिस्तान में, और 10% ले लो अफगानिस्तान। ऐसी बस्ती किसकी ऐसा नहीं है। यहाँ बस्ती बसाने के लोग सभी, देखिए इनकी सभ्यता की कुछ पहचान होती है। बस्ती 2 तरीका से बसाए थे, जिसका नाम हम लोग रखे हैं ऊपरी टीला और एक निचली टीला, जिसको हम लोग पश्चिमी टीला भी कहते हैं, पूर्वी टीला भी कहते हैं। देखिए उसमें क्या था कि एक बस्ती थी कि इसको टीले बनाया गया था, मिट्टी भर भर के काफ़ी ऊंचा स्थान बनाया गया था, और उसको पक्की ईंटें से चारों तरफ से चारदीवारी किया गया था। वहाँ पे समृद्ध लोग रहते थे, शिक्षित लोग रहते थे, राजा महाराजा के कुल के जो लोग थे, अधिक धन संपत्ति वाले जो लोग थे, वे व्यक्ति ऊपरी टीला पर रहते थे। निचली टीला पर जो लोग थे ना, वो कम, मतलब मजदूर क्लास के लोग, लेबर क्लास के लोग, व्यापार क्लास के जो लोग थे, ये लोग निचली टीला पर रहते थे। इनको भी चारदीवारी किया गया था, बट पक्की नहीं, कच्ची ईंटों से थोड़ा थोड़ा हाइट में किया गया था। बताया जाता है कि ऐसा ही बस्ती पूरे हमारे भारत में मैंने पूरे हड़प्पा सभ्यता मिली थी। लेकिन एक लोथल है ना, वहाँ पे थोड़ा बस्ती उसको 3 टाइप से मिल गई, ऊंचली टीला और फिर बिचली टीला और निचली टीला मिल गई, यानी कि वहाँ 3 तरह से मिल गई बस्ती। वो लोथल एक अपवाद में है, याद रखिएगा, अपवाद के रूप में। मुख्य रूप से होता क्या है वहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता में उसको बनवाया गया था चारदीवारी करके, बाउंड्री करके, कि यहाँ पे पानी आए बाढ़ के दिनों में तो ऊपर वाले लोग बच जाएं, या बाहरी कोई आक्रमणकारी आके इनके ऊपर वार करता है, आक्रमण करता है, तो ये सेफली वहाँ पे बच सकते हैं, इनके ऊपर कोई वार नहीं हो सकती। और निचले वाले लोग ऐसे कुछ नहीं थे, ये लोग अपने वार से तुलना करते थे, उससे ग्रसित होते थे, बाढ़ आता था, बाढ़ से भी ये लोग ग्रसित हो जाते थे। लेकिन थोड़ा उनसे इनका लाइफ कष्टदायक था, ये तो कह सकते हैं। जाहिर सी बात होगी इनकी लाइफ कष्टदायक होगी, आम लोग होंगे, खेती बाड़ी करते होंगे, और इनकी जो पैसा कौड़ी की कुछ हालत भी दयनीय होगी, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होंगे। वे आर्थिक स्थिति मजबूत थी इसलिए ऊपर रह रहे थे। जैसे आजकल हमारे यहाँ जो बड़े लोग होते हैं, उनकी कुछ खान पान फैसिलिटी, रहन सहन हम लोग से अलग ही होती है, समझिए कुछ ऐसा ही वहाँ पे भी था। तो ये बस्ती बसाए हुए थे, और ये बस्ती में एक चीज़ की थी, भेदभाव किसी में नहीं था, घृणा नहीं था किसी में, सब कोई समान रहता था। और सबके यहाँ पे समान है, जैसे कोई जात, कोई वर्ण, कोई धर्म, कोई नहीं था। सब कोई समान तरीके से, जिनको जितना शक्ति थी, कैपेसिटी थी, पैसा था, उतना पैसा के अनुसार पे दान दक्षिणा लोग को दिया कर देते थे, और समाज को मिलजुल कर सब कोई अपना आगे बढ़ाते थे। दूसरी बात है कि हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे नगर की खोज करने के बाद वहाँ से एक चीज़ की और जानकारी मिलती है, जो कि हम सराहनीय योग है, कि ये बस्ती सबसे स्वच्छ थी। जो आजकल सफाई अभियान चली ना, इस सफाई अभियान के मैटर में सबसे स्वच्छ, पूरे विश्व में सबसे स्वच्छ बस्ती जो थी हमारी हड़प्पा सभ्यता की थी। इसको कैसा किया गया था कि बस्ती बसाया गया था ना, तो पहले बीचों बीच इसके मुख्य सड़क निकाली गई थी। देखिए पहले प्लानिंग, तब जाके कोई वहाँ बस्ती बसाया जाता था। पहले बस्ती को भरवाया जाएगा, एक ऊपरी टीला, निचली टीला के लिए क्या किया जाएगा, बीचों बीच मुख्य सड़क, बीचों बीच मुख्य सड़क निकाला जाएगा। मुख्य सड़क निकालने के बाद वहाँ से उसकी 10 मीटर करीब करीब चौड़ा होनी चाहिए वो, उसमें छोटे छोटे सड़क जोड़ दिए जाएंगे। फिर वहाँ से, और सड़क जो है ना, वो पूरा समकोर, यानी कि एक दूसरे को समकोर पर काटेगा, ऐसे टर्न में नहीं, पूरा समकोर पर काटेगा। और यहाँ से समकोर पर आर पार पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण काट देगा, मुख्य सड़क जिसका नाम बोला जाएगा। उसमें छोटे छोटे सड़क जोड़ दिए जाएंगे, फिर वहाँ से छोटी छोटी गलियाँ जोड़ दी जाएगी, और उस गली में वहाँ पे घर बनाया जाएगा, और सबकी घर की बनावट एक ही शेप में था, ताकि ये पहचान किया जा सके कोई
व्यक्ति यहाँ पे ऊँच नहीं है, अमीर नहीं है, सब कोई समान है। इसलिए सबकी घर की डिज़ाइन लगभग सेम थी। घर की डिज़ाइन बनाने के लिए हम क्लास में आपको डाल देंगे ड्रॉ, चाहे आप मेरा वीडियो भी लीजिएगा क्लास का, पीडीएफ में आप देख लीजिएगा घर की बनावट कैसी थी। आपके एनसीईआरटी बुक में भी वो चीज़ को दिया हुआ है। पहले घर बनाया जाएगा, ये तो रोड मैप हो गया गाँव का, बस्ती का, उसको घर का मैप देखिएगा। घर के उसके मैप में क्या हुआ करता था कि सबको चारों तरफ से चारदीवारी रहता था। उसको मुख्य सड़क की ओर घर की विंडो यानी कि जंगला ना खोल के पाछे गेट खोला जाता था, और उसके मेन गेट से एंट्री करते समय घर के अंदर एक बड़ा सा दीवार हुआ करता था, जिससे प्रतीत होता है कि बाहर से चलते फिरते लोग घर में स्त्रियों को कोई काम करते समय न देख लें। ये हमारे पर्दा प्रथा का एक प्रतीक था। दूसरा था कि सभी घर में लगभग मोहनजोदड़ो की सभ्यता, मोहनजोदड़ो बताया गया था खासतौर पे कि लगभग सभी घरों से कुआं का साक्ष्य मिला है। हर घर में क्या हुआ करता था, कुआं होता था, उसके बगल में बाथरूम, उसके बगल में किचन, उसके बगल में 4-5 रूम, बीच में आंगन, ताकि घर के कोई घरेलू औरत है वो काम धंधा अपना घर के आंगन में करे। लगभग एक घर के बनाने की एक आकृति थी, सभी घर को लगभग वैसे ही सजाया गया था। और आप लोग समझ गए हैं कि गांव कैसे बसाया गया था, घर कैसे बनाया गया था। दूसरी बात है वहाँ के स्त्री पुरुष दोनों मिलके काम करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि स्त्री पुरुष दोनों काम करते हैं। वहाँ से कोई भेदभाव नहीं था कि मेरे घर की स्त्री बाहर काम नहीं कर सकती, काम कर सकती, बट पर्दा प्रथा का नियम पालन करना था थोड़ा-सा उसमें। और वहाँ की स्त्री भी आज के जैसे हमारे संस्कृति में पहनावा-ओढ़ावा है, उस समय भी वहाँ बहुत अधिक पहनावा-ओढ़ावा हुआ करता था। श्रृंगार जिसको बोल सकते हैं, वहाँ भी उसमें बहुत सज-धज के चलता था लोग। गहना गुड़िया पहनना, गाने जो बनाने की उसमें प्रक्रिया थी, मुख्य रूप से गाना जब हम पढ़ेंगे तो आप पढ़ लेंगे आभूषण बनाने की प्रक्रिया में। वहाँ पे भी लोग अपने हाथ में, पाँव में और गले में और पैर में और सब नाक में, कान में, विभिन्न प्रकार के विभिन्न अपने अंगों में, बॉडी के अंग में स्त्री गहना पहनती है। पुरुष भी कुछ गहना पहनते हैं, जैसे हाथ के बाजू पहनना हो, कड़ा पहनना हो, चैन पहनना हो, और 2-3 गहना जो है कान के कुंडल, राजा महाराजा के रूप में कान के कुंडल के रूप में भी लोग, वहाँ के पुरुष लोग गहने के आभूषण का प्रयोग करते थे। लेकिन इसमें एक चीज़ की भेदभाव था कि जो बड़े लोग थे वो सोने चांदी के पहनते थे। लोहा भैया नहीं था उसमें, लोहा को छोड़ करके हड़प्पा सभ्यता में एक ही चीज़ का अपवाद है, एक्सेप्शनल है कि लोहा उसमें नहीं है। सोना चांदी को बड़े लोग पहनते थे, छोटे क्लास के जो लोग थे उसमें मिट्टी को, प्लस में तांबे को और कांस्य को, पत्थर को, इत्यादि सब चीज़ के आप गहने बना करके सेम आकार में, उसकी आकार की जो होती थी त्रिभुजकार, आयतकार, बेलाकार, गोलाकार, शंखाकार, अलग अलग आकार में काट करके गहने बना करके वो उसमें गहने बनाने के मुख्य रूप से जो कच्चा माल है, सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, सॉरी लोहा नहीं है, सोना चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा, मिट्टी, पत्थर, कांस्य, सरखड़ी नमक पत्थर, लाजवर्द नमक पत्थर इत्यादि, यही सब चीज़ मुख्य रूप से प्रसिद्ध था, जिसको हम लोग आकार बताएंगे काटने का, तो गोलाकार, बेलनाकार, अंडाकार, त्रिभुजकार, आयतकार, इन सब आकारों में काट करके एक गुरछी में एक जिसको बोल सकते हैं हम लोग धागे में लगा करके लोग वहाँ गाना खूब धूमधाम से बनाते थे। खिलौने बहुत अच्छे से बनाते थे लोग, खिलौने बनाने के निकाले था वो लोग। खिलौने में मुख्य रूप से बैल, टायर जिसको बोल सकते हैं, टायर, 2 बैल और 1 टायर बनाया करते थे बच्चे के खिलौने के लिए, मिट्टी के बना हुआ करता था, जिसकी कीमत बहुत अधिक होती थी, जो मोहनजोदड़ो को बाजार में बेची जाती थी ले जा करके। बच्चों के खिलौना वो विभिन्न प्रकार का था वहाँ पे, मिट्टी का और पत्थर-वत्थर का बनाया जाता था। और बताया गया है कि खिलौने जो उसमें बनाने के लिए जो एक कलाई करने की आभूषण वाली एक जगह जो थी, सबसे अधिक आभूषण वहाँ से बने, जिसका नाम है कालीबंगन। उसको कालीबंगन को काली चूड़ी के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पे लोग जिसको बोल सकते हैं हम लोग कि शिल्पकार लोग, क्या बोल सकते हैं, शिल्पकार लोग वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में थे, और शिल्पकारी लोग वहाँ शिल्पकार करते थे, इसलिए उसको कालीबंगन नाम रखा गया है। और कालीबंगन को हम लोग कालीबंगन का काली चूड़िया, क्योंकि वहाँ पर अधिक से लोग कार्यरत होते थे, कार्य करते रहते थे। दूसरी बात है कि हड़प्पा सभ्यता में एक और मेरा जगह है जिसका नाम लोथल है, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉकयार्ड या गोदीबारा। वहाँ से क्या होती थी, वस्तुओं को जहाज में नहीं बल्कि नाव में लाद करके मेसोपोटामिया की ओर या और दूसरे देशों की ओर लेके जाया जाता था, जिसे हमारे एक यातायात का पहचान, जैसे आजकल हमारे किसी एक बंदरगाह होता है या पतन होता है, सॉरी बंदरगाह, सेम वैसा ही हमारा क्या था उसमें, लोथल जो था बंदरगाह का काम करता है, जिसको डॉकयार्ड कहते हैं या गोदीबारा कहते हैं। ये कहानी मुख्य रूप से हमारी यहाँ पे तो ख़त्म होती है, बट अगले वीडियो में फिर और कहानी को हम ख़त्म करेंगे। थोड़ा आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, इसके लिए सॉरी। और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।